सी सिकनेस भी एक टर्म हम यूज़ करते हैं। समुंदर के ऊपर जिनका तजर्बा नहीं होता उनको बहुत ज़्यादा सी सिकनेस होती है। अच्छा। तो इसके ऊपर भी अपने आप को बड़े हिम्मत करके और इसके ओहदा बरा होके और अपना काम अंजाम देना पड़ता है। इसी दौरान उसकी शिप के बाद उसकी फ़र्दर प्रोफेशनल ट्रेनिंग यानी मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं और स्पेशलाइजेशंस हैं उनके ऊपर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं वो मौका आता है कि जब वो स्पेशल सर्विसेज के लिए अपने आप को वॉलंटियर कर सकता है, जिसमें SSG है, स्पेशल सर्विस ग्रुप है, या सबमरीन ट्रेनिंग है, या एविएशन है। तो नेवी चूँकि 4th डायमेंशनल सर्विस है, जिसमें एविएशन है, सबमरीन एविएशन यानी हवा में, और सबमरीन अंडर वाटर, और शिप्स सरफेस शिप्स जो कि सतह समुंदर के ऊपर, और स्पेशल सर्विसेज और पाक मरीन्स जो हैं वो लैंड और खुश्की और पानी दोनों के अंदर काम करते हैं। तो इन 4 किस्म की डायमेंशंस के ऊपर ये स्पेशलाइजेशन है। जो नौजवान जिस तरह के उनकी अप्रोच हो या जिस तरह की उनकी ख्वाहिश हो, वो अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर उनकी मज़ीद ट्रेनिंग की जाती है, उनको पॉलिश किया जाता है। ज़बरदस्त। और ये टफ़ लग रहा है मुझे, इतना आसान भी नहीं होगा। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुझे याद है जब ये 1965 की जंग थी तो मैडम नूरजहां का वो नगमा ए पुत्र हटा ते नहीं बिक दे तो लब दी फिरे बाज़ार कुड़े, ये बड़ा उस वक्त मशहूर हुआ था और एक जज्बा पैदा होता था ये सुन के और आंखों में आंसू भी आ जाते थे। फिर ए राह हक़ के शहीदों वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं, ये भी अल्फाज थे। मतलब क्या बात थी। और मतलब कायदा फ़ौरन लिखे जाना और फ़ौरन उनको गाना और फिर वहाँ तक पहुँचना ये मैसेज, और कौम को मिलना ये मैसेज रेडियो के ज़रिए। तो जो माहौल उस वक्त था और हुब्बुल वतनी के जज्बे से पाकिस्तानी उस वक्त सरशार था। आप स्टूडेंट थे, आप उस वक्त आई थिंक ट्रेनिंग पे थे आप? स्टूडेंट 7th से 8th क्लास में पढ़ता था। अच्छा, आप भी थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा, क्योंकि हम अक्सर हमारे व्यूअर्स आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं बतौर एनालिस्ट, आपकी बातें सुनते हैं, तारीख आप बताते हैं, और आप भी खुद फ़ौज को पाकिस्तान को सर्व करते रहे फ़ौज में रहते हुए। आपने किस तरह ज्वाइन किया? आपकी फैमिली में कोई और भी था या आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह सपोर्ट किया उस वक्त? एक्चुअली 1965 वॉर जो थी बेसिकली तो यही वजह थी। तो जिस तरीके से उस वक्त लड़ाई हुई और फ़ौज कितनी मशहूर हुई, और फिर इफ़ यू रिकलेक्ट, मेरे अंकल हैं जनरल हमीद गुल, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, इज DGI सही थे। ही वाज बेसिकली जिनको मैंने देख के इंस्पायर हुआ, मैंने फ़ौज को ज्वाइन किया। और उसके बाद ही वाज फ्रॉम आर्मर्ड कोर, आई ज्वाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट एंड माई रेजिमेंट हैज़ अ बिग हिस्ट्री, क्योंकि ये पहले भी 98 पंजाब थी जब पूरा सब कॉन्टिनेंट था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई की है इसने। उसके बाद फिर पाकिस्तान में आके बिकेम 18 बलूच, और अभी वो फिर बाद में 3 सिंध बन गई जब से सिंध रेजिमेंट भी बनाई गई हैं। तो इसमें यूनिट्स में यकीन करें कि when we join a unit that is called parent unit and we own always like a home। आप सेकंड लेफ्टिनेंट होंगे जहाँ भी होंगे। मैंने जो भी ये नगमों का जिक्र किया है वो इसलिए किया है कि जब आपने ज्वाइन किया तब 1971 की जंग का माहौल था। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है, हम देखते हैं कुछ माँ बाप बड़े इमोशनल भी होते हैं बच्चों को लेके कि नहीं मैं तुम्हें नहीं, तुम ये ज्वाइन ना करो। अभी वो जंग का माहौल भी था और आपको पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा था, बहुत पेरेंट्स ने एक्चुअली दे वर टेलिंग मी, बिकॉज जब मैं जा रहा था तो बाकायदा इंडियन एयरक्राफ्ट आके स्टफिंग करते थे रेलवे स्टेशन पर और बसों के ऊपर, एंड आई ज्वाइन एट दैट टाइम। तो दैट वाज अ मोटिवेशनल फैक्टर ऑल्सो। लेकिन यंग एज में यकीन करें मलिका नूरजहां के नगमे, और उसके बाद ये जितने आपने अभी कहे हैं, या वतन के सजीले जवानों, उसके बाद ये पुत्र राह के शहीदों, इतना फोर्स मल्टीप्लायर था ये जवानों के लिए। हर ट्रेंच के ऊपर एक ट्रांसिस्टर होता था, मैडम नूरजहां का नगमा होता था और वो लड़े होते थे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। और यही पहले भी जब रसूल अकरम के वक़्त में भी ये बहुत होता था कि ये मोटिवेशनल जो चीज़ें थी बहुत ज़रूरी होती थी कि आपके ट्रुप को मोरल को हाई रखते हैं। सेकंड, हमारी फ़ौज में और दुनिया की फ़ौज में फ़र्क किया है। अभी जब 27 फरवरी 2019 को इंडियन एयरक्राफ्ट हमने गिराया और डिस्कशन हो रही थी, तो वो इंडियन जर्नलिस्ट कह रहा था, मैंने खुद सुना, कहता है सर पाकिस्तान की फ़ौज से हम मुकाबला नहीं कर सकते। उसने मुझे व्हाट आर द रीज़न, कहता है जी उनको मौत से डर ही नहीं लगता।
वो कहते हैं जी हमें आएंगे तो हम शहीद हो जाएंगे, बिल्कुल। तो हम इनसे कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, ये शहीद होना चाहते और हैं। उनके कई तो ऐसे big फौजी difference। जिनकी वीडियोस भी आई हैं जो खुदकुशी कर लेते हैं या छोड़ के जाना चाहते कश्मीर हैं। में इतने सुसाइड हैं, उसके बाद उनके आप ट्रूप्स को देखें, अपने सीनियर ऑफिस के बारे में, आर्मी के बारे में कैसे बातें करते हैं, उनकी मदर्स कैसे कहती हैं जी हम अपनी फ़ौज में बच्चों को नहीं भेजेंगे कारगिल वॉर के बाद। तो ये जब तक आपके ऑफ ट्रूप्स को ये पता होना हो कि शहीद होने के बाद हमें हमारी कौम कैसा ख्याल करेगी, हमारी फैमिली को कैसे लुक आफ्टर करेगी। ट्रस्ट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी इन वॉर, जब आप लड़ाई में अटैक कर रहे हैं, आपके साथ आपने 20 साल इकट्ठे गुजारे हुए हैं और वो ऑफिसर शहीद हो रहा है और आप आगे मूव कर रहे हैं, यू नॉट लुकिंग टुवर्ड हिम। तो ये बहुत है। फिर शहीद ज़ख्मियों को रिकवर करना इज़ ऑल्सो वेरी मोरल बूस्टिंग इफेक्ट। ये सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, जो शहीद हो जाए उसको तो आप यू कैन लीव इट, बट उसको देन टू टेक हिम बैक। तो ये चीज़ें हमारी फ़ौज में बहुत ज़्यादा हैं। हमारे ऑफिसर्स तीनों सर्विस में लीड फ्रॉम द फ्रंट, हमारी शहादतें ऑफिसर्स की सबसे ज़्यादा हैं। अभी भी आप कल भी देखें, साउथ वजिस्तान का वाना का ऑफिसर कैप्टन वली ही गॉट शहादत, एक सूबेदार है, फिर एक हवलदार और 2 जवान हैं। तो ये जो शहादतें हो रही हैं, आई विश ये हमारी सुप्रीम सेक्रीफाइसेस हैं हमारे ट्रूप्स के, एंड दे प्रूव कि हम कितने प्रोफेशनल हैं। वो कहते हैं और ये ना, कौम को रियलाइज़ करना चाहिए। बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का जो लहू है वो इस कौम की ज़ुकात है। तो यही वजह है कि आज हम सुकून की नींद जो सोते हैं या फिर अपने मुल्क में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये हमारे बहादुर जवानों की जानों के नजराने हैं जो उन्होंने पेश किए हैं। तो आज हम इस आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं और अपने मुल्क में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं ब्रिगेडियर सर आपसे पूछूंगी कि आपकी ट्रेनिंग कितनी टफ़ थी और कि आपको कभी ख्याल तो नहीं आया था कि छोड़ देना चाहिए यार, कि बड़ा टफ़ है, सुबह सुबह उठाते हैं, हमने तो सुना है सुबह सुबह उठाते हैं, चलो भाई निकल जाओ रनिंग के लिए, ट्रेनिंग काफ़ी टफ़ होती है और अक्सर लड़के छोड़ के चले जाते हैं। इतनी ज़रूरी है ट्रेनिंग, और ये रिगिंग जो है इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इसलिए कि दे टीच यू हाउ टू ओबे ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर्स। वरना लड़ाई में यू विल नेवर फेस अ बुलेट। तो आपको इनग्रेन कर देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कि आप ये सीख लें कि आपने हुक्म मानना है। आपको सुबह उठा लेंगे, आपको बर्फ़ के ऊपर आपको लिटा देंगे। अच्छा। आप यूनिफॉर्म पे ये कोट पहन के डिनर के लिए जा रहे हैं, आपको किचन में क्रॉलिंग शुरू करा देंगे, एंड देन यू टू ओबे। So these are the things which teach you कि how you are going to or accept the orders of your seniors। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और यही मिलिट्री अकेडमी होती हैं। फिर आपको एक्सरसाइज 96 किलोमीटर हम वॉक करते हैं। फर्स्ट हमारी एक ट्रेनिंग होती है जरमूक पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में, जिसमें रात को आपको सवाए एक जर्सी और माइनस टेम्परेचर में नो बेडिंग, नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीथिंग, और सुबह जब आप उठते हैं तो यू हैव टू बी प्रॉपर शेव व्हेन योर इंस्ट्रक्टर्स कम। और हम गर्म चाय से अपनी शेव बनाते होते थे, इतना ठंडा पानी होता था। तो लाइफ इज बट यू एंजॉय देयर। अच्छा, यू लर्न बाद में, तो यू रियली एंजॉय। टफ लगता होगा लेकिन बाद में सोच के आपको अच्छा होता फील होता होगा। एंड दैट्स व्हाट द कॉमरेडशिप। सही, ज़बरदस्त। नहीं, ये बड़ी वाकई बड़ी हार्ड ट्रेनिंग है और आप लोगों को सैल्यूट है कि आप लोगों ने इस ट्रेनिंग मतलब क्वालिफाई किया और उसके बाद आप आगे आए और आपने सर्व किया। मैं अम्मार और नुमैर आप दोनों से भी पूछूंगी कि अक्सर हम खबर सुनते हैं, जब खबरें पढ़ते हैं उसमें आता है कि जी लड़ाका कह रही तरबियती तैयारा था और वो इसी दौरान तरबियत के दौरान गिर के क्रैश हो गया। ये जो एक्सपीरियंस होता है या फिर जो आप लोग सुनते हैं तो फिर आप लोग कैसा फील करते हैं, इस पर भी मैं मज़ीद बात करूँगी, क्योंकि जो तालिब इल्म हैं यहाँ पर जो शौक़ रखते हैं इस फील्ड में आने का, वो जानना चाहते हैं कि भाई होता क्यों है ऐसा और कैसे हो जाता है। सबसे ज़्यादा व्यूज, सबसे ज़्यादा रील्स और सबसे ज़्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।